हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है न्यूट्रिशन इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ओके मैम। अच्छा, अब एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से आपको पता चल रहा होगा कि ये हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल स्पोर्ट्स से जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास हर तरह की स्पोर्ट्स आती है। ठीक है, बेशक वो हाई इंटेंसिटी हो, हाई ड्यूरेशन की हो, वो उसमें इंक्लूड है। लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट है। जो हाई इंटेंसिटी है उनकी डिफरेंट है, जो हाई ड्यूरेशन की उनकी डिफरेंट है। ट्रेनिंग एथलीट की ट्रेनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है, एथलीट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, जो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि किसी भी एथलीट को या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती है, वो है एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे पास एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए एडिशनली हमें एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो मतलब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सके। अब जैसे कि अगर उनको एक्सरसाइज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एनर्जी उनकी इंक्रीज नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली फिर वो जो एक्सरसाइज है वो शट डाउन हो जाएगी, वो और उनकी जो बॉडी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर मतलब आपको पता है कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम चलते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। ठीक है, अब जो हमारे पास स्पोर्ट्स इंडिविजुअल है या कोई भी एथलीट है उसमें एरोबिक चलेगी, एनारोबिक चलेगा सिस्टम, ये दोनों इकट्ठे चलेंगे साइमल्टेनियसली। ये डिपेंड कर रहा होता है एक्सरसाइज की ड्यूरेशन पे, उसकी इंटेंसिटी पे और टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पे। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि एरोबिक की तरफ जाएगी बॉडी, एनारोबिक की तरफ जाएगी, या फिर उसने दोनों पे कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो है एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो हमारी बॉडी का हर सेल है उसमें जो है वो एटीपी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए अपने किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अब जो हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन होता है या एथलीट पर्सन होता है, उसके सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन, उनकी रिलैक्सेशन, क्योंकि उसका सारा काम जो बेस कर रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल्स पे कर रहा होता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, रिलैक्स कैसे करता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है फिजियो में। ठीक है, आपको एटीपी रिक्वायर होती है। ठीक है, वो जो हेड ब्रिज है जाके अटैच करता है, डिटैच करता है, एटीपी ब्रेक डाउन होता है, एटीपी और फास्फेट बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, और फिर जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, अब जो हम एटीपी यूज करते हैं वो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सपोज से अप्रोक्सीमेटली 3 आउंस एटीपी जो है वो हमारी बॉडी एट अ टाइम जो है वो स्टोर कर सकती है। अब जब वो 3 आउंस यूटिलाइज हो जाते हैं तो फिर हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, फिर वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है जब हमारे पास एटीपी ब्रेक डाउन करता है और हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, वो जाके कंबाइन करता है क्रिटिन फॉस्फेट के साथ। ठीक है, क्रिटिन फॉस्फेट के साथ जब वो बाइंड करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम क्रिटिन काइनेज, जो हमारे पास क्रिटिन फॉस्फेट है वो अपना फॉस्फेट जो है वो एडीपी को देता है और एटीपी हमारे पास दोबारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एटीपी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके बाद ये नेक्स्ट सोर्स है जहां से हम एटीपी ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एनारोबिकली और होता है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक हो गया, लेकिन ये भी टाइम लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्रिटिन फॉस्फेट है वो मसल्स में बहुत, जितनी भी उसकी कंसेंट्रेशन है, अगर हमने उसको यूटिलाइज कर लिया है तो उसके बाद फिर बस, फिर हम और एटीपी रीसिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर ये वाला एनर्जी सोर्स भी जो है वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर जो हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो है हमारे पास एनरोबिक पाथवे।
सीपी के साथ जो बनता है वो भी एनारोबिक पाथवे, लेकिन एनारोबिक पाथवे जो हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड पाथवे, जो हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, दोबारा आप दिमाग में लेके आनी है एनारोबिक और एरोबिक पाथवे। अच्छा, जो हम फर्स्ट जो नेक्स्ट हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज करने का तरीका है वो है एनारोबिक और लैक्टिक एसिड पाथवे, ठीक है। अगर हमें सप्लाई करनी है एटीपी फॉर मोर देन 8 सेकेंड किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो फिर हम जाते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि 8 सेकेंड्स मतलब जो पीछे हम एटीपी और सीपी के थ्रू एनर्जी बना रहे थे वो लेस देन 8% के ऊपर हमारे पास वर्क करी। अगर हमारी ड्यूरेशन 8 सेकेंड से इंक्रीज करती है तो हमारे पास जो एटीपी स्टोर थे वो भी, और जो हमने एटीपी सीपी से बनाया था, रीसिंथेसाइज किया था, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब 8 सेकेंड के बाद वाली जो बात आती है वो हमारे पास आती है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि जो एनर्जी है वो ग्लूकोज जो है वो रिलीज करता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो लैक्टिक एसिड है वो एंड प्रोडक्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो फिर पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है इंस्टेंट ऑफ के वो एसिटाइल कोए बनाए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर वो एरोबिक पाथवे में जाएगा, ये याद है ना? जी मैम। ठीक है। अच्छा, इतनी समझ आ गई है जो मैंने बताया पीछे? यस मैम, आ गई है। इतना हल्का यस? यस मैम, आ गई है। अच्छा, यस मैम। अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारा पायरुविक एसिड जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। अगर हम लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो शट डाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास का मतलब है कि जो मसल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास, आपको पता है कि जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो NAD को NADH में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और हमारे पास NADH साथ बनता है, ये आपको पता होगा, और साथ हमारे पास ATP बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास NADH बनता है उसके लिए हमें NAD रिक्वायर होता है। अब ये जो निकोटिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है एनारोबिक पाथवे जितना हमारे पास NAD अवेलेबल है। जब NAD की क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो हमारे पास एनारोबिक पाथवे भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और हमें जो है वो फर्दर ATP फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी नहीं मिल रहा होता। आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो ये वाला सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है फॉर प्रोविजन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये वाला जो है पाथवे, ये हमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली एक्सरसाइजेज होती हैं जो 60 to 120 सेकेंड्स के लिए होती हैं उनके लिए चाहिए, ठीक है। जो ज्यादा ड्यूरेशन की एनर्जी, ज्यादा ड्यूरेशन एक्सरसाइज होती है जैसे लॉन्ग रन होती है हमारे पास, या स्विमिंग होती है लॉन्ग स्विमिंग्स, उनके लिए हम ये वाला पाथवे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन थोड़ी है। जब NAD खत्म हो जाएगा हमारे पास एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें इमीडिएट एनर्जी दे रहा होता है ये वाला सिस्टम जो होता है एनारोबिक वाला, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और हमारे पास और कोई मतलब रहता नहीं है कि हम एनर्जी लें, तो ये हमें जो है आप कह सकते हैं इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज इसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड करते रहो, मतलब सपोज अगर NAD खत्म हो गया और ATP अवेलेबल नहीं है और फिर भी आपने कंटिन्यू की है एक्सरसाइज, तो जो लैक्टिक एसिड है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारे मसल्स में, जो कि फिर pH कम हो जाती है और फिर मसल फटीग कोज करता है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड हम मसल से रिमूव कर सकते हैं, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर वो जाता है मसल्स, लीवर और ब्रेन में। लीवर में जाके फिर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समहाउ मसल्स भी जो हैं वो इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं। अब जो एनारोबिक से हम एनर्जी ले रहे होते हैं वो आपको पता है कितनी एनर्जी मिलती है हमें एनारोबिक पाथवे से? 2 ATP। जी 2 ATP मिलते हैं। हाँ जी, 2 ATP मिलते हैं। कंपेयर टू एरोबिक पाथवे ये बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि एरोबिक पाथवे से आपको 36 to 38 ATP मिल रहे होते हैं।
ठीक है। अब जब हमारे पास एनारोबिक पाथवे भी खत्म हो जाता है तो फिर जब हमारी बॉडी शिफ्ट करती है एरोबिक पाथवे की तरफ, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर कोई भी जैसे जैसे आप ड्यूरेशन इंक्रीज करते जाते हैं, आपके जो एनारोबिक पाथवे है वो खत्म होते जाता है और जो बॉडी है वो शिफ्ट करती है एरोबिक पाथवे की तरफ। अब जो भी हमारी एक्सरसाइज लॉन्गर देन 90 टू 120 सेकेंड है, उनके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं है अवेलेबल कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हाइड्रोजन से कंबाइन कर सके, तो हम फर्दर एटीपी नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें जो है वो ऑप्टिमम अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर है ताकि हम फर्दर अपनी एक्सरसाइज को कैरी आउट कर सके, ठीक है। इसके लिए फिर जो ग्लूकोज है ऑब्वियसली फिर वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाता है और वो एटीपी प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए फर्दर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में और फिर हमारे पास जो है वो एटीपी जो है वो बनते हैं, ठीक है। जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है ये लिमिटेड होता है बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ कोएंजाइम एंड द ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज तो हम जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन और कोएंजाइम है इनकी ऑप्टिमम या एडिक्वेट सप्लाई होनी जरूरी है ताकि हम जो है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट कर सके। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, तो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो ऑक्सीजन एडिक्वेट ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो लिमिटेड फैक्टर करता है। क्यों? क्योंकि मतलब हार्ट की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को पंप कर सके ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एरोबिक पाथवे है वो हमें एटीपी प्रोवाइड करता है बाय मेटाबोलाइजिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स। वही ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है वो हम एटीपी ले सकते हैं इन केस अगर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की सप्लाई खत्म हो गई है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन होगी फैटी एसिड्स की, प्रोटीन का वो जो कार्बन स्केलेटन होता है वो आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है हमें ऑक्सीडाइज होकर एटीपी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊं तो आपको इस ग्राफ से क्या समझ आता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे ये ग्राफ? अभी जो मैंने सारी बात मैम बताई, ये टाइम ऑफ एक्सरसाइज वाई एक्सिस पे शो हो रही है और कौन सा पाथवे यूज होगा ये एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है। अच्छा फिर यानी कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज है तो पहले एरोबिक होगा, फिर ज्यादा अगर अच्छा अब ठीक है। ये आपको जैसे जैसे ये है हमारे पास सेकंड्स में टाइम इंक्रीज कर रहा है वाई एक्सिस में जैसे शिवा ने कहा है, और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस जिसपे हम देख रहे हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटी चल रही है। अब जब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0 to 4 सेकेंड्स की हमें कोई भी एक्सरसाइज चाहिए, ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, इनकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, ठीक है, विद इन 1-2 सेकेंड की जो होती हैं, उनमें हम सबसे पहले जो हमारी स्टोर्ड होती है एनारोबिक एटीपी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारे सेकेंड्स इंक्रीज करते हैं तो एटीपी जो हम क्रिटिन फॉस्फेट से ले रहे होते हैं वो आता है, ठीक है। अब जब हमारे पास फर्दर हम इंक्रीज करते हैं तो एरोबिक और एनारोबिक साइमल्टेनियसली चलती है, और एक टाइम आता है कि बियॉन्ड 140 सेकेंड जो हमारे पास लैक्टिक एनारोबिक है वो भी स्टॉप हो जाती है और हमारे पास सिर्फ एरोबिक रह जाती है, और फिर हम एरोबिक सोर्स यूज कर रहे होते हैं एनर्जी का। ये सारी बात मैंने आपको बताई है और ये उन्होंने एक ग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। समझ आइए? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज दिखाई है, ये देखो। अब ये वाला जो टेबल है इसमें भी उन्होंने ये दिखाया कि सेकंड्स और मिनट्स, अब जैसे जैसे सेकंड्स इंक्रीज करते जाते हैं हमारे एरोबिक एनारोबिक की परसेंटेज डिक्रीज करती जाती है और एरोबिक की परसेंटेज इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। अब आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन है वो एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो ड्यूरेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते, और जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन इंक्रीज करता है इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट इज एनर्जी कॉन्टिन्यूम। अब जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है वो एक या एक से ज्यादा पाथवे साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। सबसे पहले जब भी हम कोई एक्सरसाइज
स्टार्ट करते हैं तो जो मैंने आपको पीछे वो ग्राफ में शो किया, एनरोबिकली एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो, फिर क्रिएटिन फॉस्फेट वाला यूज होता है, फिर लैक्टिक एसिड वाला यूज होता है, और फिर हम शिफ्ट करते हैं एरोबिक पाथवे पे, ठीक है। On the other hand, the anaerobic pathway provide most of the energy for short duration, high intensity exercise such as sprinting, 200-meter swim, or high power, high intensity moves in basketball, football और soccer. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है वो इनवर्स है. The production of ATP for exercise is a continuum that depends on availability of oxygen. Other factors that influence oxygen capabilities and thus energy pathways are the capacity of for intense exercise and its duration. जो दो फैक्टर हैं वो इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है. उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर एथलीट है वो हाई पावर की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकता, हाई इंटेंसिटी को मूव्स नहीं ले सकता फॉर अ लॉन्ग पीरियड. To do this, he or she would have to decrease the intensity of exercise to increase its duration. समझ आ गई है बात? अगर कहीं भी समझ नहीं आ गई तो मुझे बताना है. अच्छा, the aerobic pathway cannot tolerate the same level of intensity as duration increases because of the decreased availability of oxygen and accumulation of lactic acid. As the duration of exercise increases, power output decreases. The contribution of energy yielding nutrient must be considered also. ठीक है. अब जो हमारे पास आपको हम एनर्जी यील्डिंग हमारे पास न्यूट्रिएंट कौन से है? कार्ब, प्रोटीन और फैट्स. ठीक है. जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, तो फिर जो हमें एनर्जी देती है ना वो फैट्स देती है, क्योंकि फैट्स एक तो हमारे पास इमीडिएट उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, दूसरा उनके अंदर ऑक्सीजन जो वो कंजम्पशन है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली के लिए यूज होते हैं, क्योंकि ये अब्रप्ट जो है ब्रेकडाउन होते हैं इनका और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी है वो भी कम होती है, मैं आगे आपको बताती हूँ. अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फ्यूल कंट्रैक्टिंग मसल्स. सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं मसल की कंस्ट्रक्शन के लिए, कंट्रैक्शन के लिए. ठीक है. The glycolytic pathway is restricted to glucose, which can originate in dietary carbohydrate or stored glycogen, or it can be synthesized from carbon skeleton of certain amino acids through the process of gluconeogenesis. The Krebs cycle is fueled by 3 carbon fragment of glucose, 2 carbon fragment of fatty acid, and the carbon skeleton of specific amino acid, primarily alanine and the branch chain amino acid. All these substrates can be used during exercise. However, the intensity and duration of the exercise determine the relative rates of substrate use. अब उन्होंने कहा है इस पैराग्राफ में कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फ्यूल 3 है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट. अब जो हम सबसे पहले हम ग्लूकोज को यूज कर रहे होते हैं फॉर एनर्जी. ठीक है. उसके बाद ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से भी हम ग्लूकोज लेते हैं. इसके अलावा जो अमीनो एसिड का स्केलेटन होता है वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हमें एनर्जी देता है. इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन. ओके. अब जो हमारे पास कौन सा फ्यूल हमने यूज करना है, हमने कार्ब्स कब यूज करना है, हमने प्रोटीन कब यूज कर रहा है, बॉडी फैट कब यूज कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के ऊपर. ठीक है. सबसे पहले अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं इनका डिटरमिन करने का फ्यूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज होती है ये एनारोबिक प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती हैं. क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करते हैं और एनारोबिकली जो है वो हमें फ्यूल मिलता है थ्रू लैक्टिक एसिड. ठीक है. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है एनारोबिकली, ये 18 to 19 टाइम जो है वो फास्टर है व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एरोबिकली. ठीक है. फास्टर है लेकिन एनर्जी कम देता है. ठीक है. एनारोबिक का फायदा है कि ये फास्टर है लेकिन इसकी एनर्जी की जो यील्ड है वो कम है. एरोबिकली जो है वो थोड़ा स्लो है लेकिन उसकी एनर्जी यील्ड अच्छी है. ठीक है. अब ये डिपेंड कर रहा होता है इंटेंसिटी पे. अब जो बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की एक्सरसाइज है, अब हमें तो उसमें फास्ट एनर्जी चाहिए. ठीक है. हम वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज का, मसल जो है वो फटीक हो जाएगा. ठीक है. फिर ऑब्वियसली फिर उनको वो चीज जीतनी भी है. तो जो हाई इंटेंसिटी है, वेरी हाई इंटेंसिटी है, उसमें फिर हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस यूज करते हैं क्योंकि ये हमें फास्टर एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है.
क्यों? और हमें चाहिए भी थोड़ी सी होती है क्योंकि हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन तो है नहीं। Person who are performing high intensity work or competitive races may run the risk for running out of muscle glycogen before the event or exercise is done as a result of its high use. Sports that use both anaerobic or aerobic pathway also have a higher glycogen use rate, and like anaerobic athlete in these sports also run the risk of running out of fuel before the race of exercise is finished. Sports such as basketball, football, soccer, swimming are good example of glycogen usage in high because of intermittent burst of high intensity sprints and running drills. अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास high intensity जो हमारे पास स्पोर्ट्स हैं उनमें हमें एनर्जी जो है वो फास्ट चाहिए, तो जो ग्लाइकोजन है वो रैपिड ब्रेक डाउन करता है और बिफोर के वो रेस खत्म हो जाए वो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जो मॉडरेट इंटेंसिटी स्पोर्ट्स है सच एज जॉगिंग, हाइकिंग, एरोबिक डांस, जिम्नास्ट, साइक्लिंग, रिक्रिएशनल स्विमिंग, उनके लिए हमें हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो हम एरोबिक से लेते हैं और हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो एनारोबिक से लेते हैं। ठीक है, जो एरोबिक ब्रेकडाउन है वो मसल की ग्लाइकोजन से आता है और जो दूसरा है वो हम ब्लड ग्लूकोज या फैटी एसिड से। क्यों? क्योंकि इनकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी, इनमें इंटेंसिटी तो है लेकिन इनकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन के। तो इनके लिए फिर हम जो है वो जो ब्लड ग्लूकोज यूज कर लेता है तो उसके बाद फिर हम फैटी एसिड को यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी। जो मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जैसे वॉकिंग है, इनमें हम इंटायरली रिलाई कर रहे होते हैं एरोबिक पाथवेज पे। ठीक है, और जिसमें जो है वो फैट जो है वो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर एनर्जी। ठीक है, fatty acid cannot supply ATP during high intensity exercise because fat cannot be broken down fast enough to provide energy, ये मैंने आपको पहले बताया है। Also fat provide less energy per liter of oxygen consumed that does glucose। अब ग्लूकोज जो है वो 4.65 कैलोरीज पर लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो फैट्स हैं वो 5.01 कैलोरीज पर लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम इन्हें शॉर्टर ड्यूरेशन वाली में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दो रीजंस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हम फैट क्यों नहीं एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो फास्ट इनफ ब्रेकडाउन नहीं है उनका और दूसरा उनकी कंजम्पशन ऑक्सीजन की हाई है। When less oxygen is available in high intensity activities, there is a definite advantage for muscle to be able to use glycogen because less oxygen is required। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? मैम ये लास्ट पॉइंट रिपीट करना, वो समझ नहीं आई। कौन सा, फैट वाला के ग्लाइकोजन वाला? फैट वाला। अच्छा, फैट वाले में क्या है कि अब हमने बात की है कि हम डिफरेंट फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, एक बात यह है कि जो हम शॉर्टर ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेज हैं और हाई इंटेंसिटी है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉन्गर ड्यूरेशन की हैं और जो कम इंटेंसिटी की है उनमें हम फैट यूज करते हैं। क्यों? एक तो जो फैट है उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसे शॉर्टर ड्यूरेशन वाली में यूज नहीं कर सकते कि हम फैट्स उनको दे रहे हैं और जब एक्सरसाइज का टाइम आया है तो वो फैट्स की ब्रेक डाउन ही नहीं हुई और वो बेचारे जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए और रेस खत्म हो गई है। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरी है कि वो जो उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो ज्यादा है क्योंकि हम एरोबिक में ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ना, तो वो ग्लूकोज जो है वो कम ऑक्सीजन यूज करता है पर कैलोरी, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा फैट ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फैट्स का कि हम उसे लो इंटेंसिटी में यूज करें। ठीक है, समझ आ गई है? जी मैम। अच्छा, अब जो बोथ ग्लूकोज और फैटी एसिड हैं वो हम प्रोपोर्शंस में डिसाइड करते हैं कि हमने फैट्स देनी है कि कार्बोहाइड्रेट देना है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन पे एक ही बात को वो बार बार डिफरेंट तरह से आपको एग्जांपल दे दे के बता रहा है कि हमने फैट्स कब यूज करनी है, हमने ग्लूकोज कब यूज करना है। ठीक है, जो एक्सर्शन होती है एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन पे वो हमारे पास एटीपी जो हम एनारोबिकली बना रहे थे और क्रिएटिन फॉस्फेट से जो हम रिक्रिएट कर रहे थे उन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कंटिन्यू हो फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड तो फिर हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो लो और मॉडरेट इंटेंसिटी की हैं उनमें हम फिर फैटी एसिड से लेते हैं। समझ आ गई है?
ये एक आप कह सकते हैं पैटर्न फॉलो करता है। अगर कुछ सेकंड्स की है 1 to 2 सेकंड्स की है तो फिर हम जो रिजर्व एटीपी है एनारोबिकली वो यूज करते हैं। फिर अगर वो तकरीबन 8 सेकंड तक की है तो फिर हम सीपी से रिक्रिएट करके एटीपी ले सकते हैं। फिर अगर अब मोर देन 8 सेकंड है 60 to 120 है तो फिर हम एनारोबिक पे शिफ्ट कर सकते हैं लैक्टिक एसिड के थ्रू। और फिर अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर हम एरोबिक पे और फैटी एसिड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। समझ आ गई? Yes, ma'am. जी मैम समझ आ गई। Next is carbohydrate become larger fraction of energy source as intensity increases until at an intensity level of 85 to 90% of VO2 max. VO2 max होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन करने की क्या कैपेसिटी है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम यूज करते हैं अगर हमारे पास 85 to 90% इंटेंसिटी लेवल है एक्सरसाइज का, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन है वो प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स है कि उसकी ब्रेकडाउन से हम ग्लूकोज ले रहे हैं और फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन डिटरमाइन द सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, longer the time spent exercising, the greater contribution of fat as a fuel. Fat can supply as 60 to 70% of energy needed for ultra endurance event lasting to 6 to 10 hours. ठीक है। तो अगर हमारे 10 आवर ड्यूरेशन तक की भी कोई एक्सरसाइज है तो हम फैट से एनर्जी ले सकते हैं। ड्यूरेशन जैसे जैसे इंक्रीज करता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पे रिलायंस जो है वो बढ़ता जाता है और एटीपी जो है वो फ्रॉम प्रोड्यूस होते हैं फैटी एसिड से भी, बीटा ऑक्सीडेशन से भी। लेकिन हम तब तक फैट से नहीं ले सकते जब तक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन खत्म होगी तो फिर हम फैट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। Therefore, muscle glycogen and blood glucose are the limiting factor in human performance for any type of intensity of duration. समझ आ गई? मसल ग्लाइकोजन और ब्लड ग्लूकोज क्यों लिमिटिंग फैक्टर हैं? क्या मैम समझ नहीं आई क्वेश्चन की? ये जो मैंने लास्ट में बात की है, मसल ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज आर लिमिटिंग फैक्टर इन ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, क्यों कहा है ये? किसी को समझ आती है इस बात की? मैम कार्बोहाइड्रेट सोर्स खत्म होगी तो हम फैट पे शिफ्ट करेंगे। हाँ जी, इसीलिए अगर ये नहीं होंगे तो वो जो है वो एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा। और फैट्स जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि ज्यादा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू कार्ब्स। तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन की बात आती है तो अगर हमारे पास कार्ब्स से है ये हम एनर्जी लेते रहेंगे तो फैट पे शिफ्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए जो है वो इनकी जो डाइट है वो डिजाइन ही इस तरह की जाती है एथलीट्स की कि उनको उनकी जो स्पोर्ट है या परफॉर्मेंस है एथलीट की उसकी बेस पे जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, जो भी ड्रिंक्स है, जो भी उनकी डाइट है। अगर तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है तो फिर उनको हाई फैट डाइट दी जाती है। अगर वो कार्ब पे है, अगर उनकी लो इंटेंसिटी की है तो फिर जो उनका मील प्लान ही इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो कार्ब बेस होता है। समझ आई? तो मैम ये जो एथलीट्स होते हैं उन्हें मोस्टली मैंने सुना है प्रोटीन शेक्स दिए जाते हैं, तो वो प्रोटीन शेक्स किस लिए देते हैं फिर? वो अगर हम हमने कार्ब्स और आगे रिक्वायरमेंट आती है ना, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे ना कार्ब प्रोटीन फैट, ये डिपेंड कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। एनर्जी बार्स दी जाती हैं। अब जब उनका मील प्लान करते हैं तो उनका डिपेंड कर रहा होता है, उनका ये नहीं होता कि हफ्ते का मील प्लान होता है, उनका पूरा साइकिल्स होते हैं, ठीक है। पूरे पूरे साल के उनके मील प्लान होते हैं, कब किस चीज को कंटिन्यू करना है, कब किस चीज को डिसकंटिन्यू करना है, स्पोर्ट्स से पहले क्या देना है, स्पोर्ट्स के बाद क्या देना है, मिड में क्या देना है, ये हर चीज उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो हमारे पास ट्रेनिंग का इफेक्ट है, जो लेंथ ऑफ टाइम है, एन एथलीट कैन ऑक्सीडेट फैटी एसिड एज अ फ्यूल सोर्स इज रिलेटेड टू एथलीट कंडीशनिंग एज वेल एज द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. In addition to improving cardiovascular system involved in oxygen delivery, training increase the number of mitochondria and the level of enzyme involved in the aerobic synthesis of ATP, thus increasing the capacity for fatty acid metabolism. अच्छा, अब एथलीट की कंडीशन क्या है? अगर कोई इंजर्ड है या कोई उसके साथ प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली फिर उसका जो है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है उसकी जो है वो डिसाइड करनी। इसीलिए जो भी
इंजर्ड होता है या उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, स्प्रेन आ जाता है या कुछ भी आता है मसल्स में, तो उनको रेस्ट के लिए कहा जाता है, उनको नहीं उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए दिया जाता। तो जैसे जैसे आप जो है वो ट्रेनिंग इंक्रीज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल इंक्रीज करता जाता है मसल्स में, ठीक है, जो हमारे पास फास्ट ट्विच मसल्स होते हैं, 2A इंटरमीडिएट फाइबर मसल्स, ठीक है, इनमें ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि हम ये वाले मसल्स जो है मोस्टली यूज कर रहे होते हैं फॉर ट्रेनिंग या जो भी स्पोर्ट्स है उसके लिए, ठीक है। मैम कौन से मसल्स बताए आपने? 2A फास्ट ट्विच मसल्स, ये कहाँ होते हैं? ये आपके ऑब्वियसली लिम्स में, लोअर लिम्स में। आपने ये पढ़े होंगे एनाटॉमी में जरूर, मसल्स 2A 2B टाइप 1। नहीं मैम, ये नहीं, अच्छा, मेरा नहीं ख्याल पड़े थे। these fiber however पढ़े हुए हैं, एक दफा मैम बुकताबा में से डिस्कस भी कर रही थी, तो ऐसे हो सकता है आपने नहीं पढ़े। These fiber however quickly lose their aerobic capacity with the cessation of aerobic training, reverting to the genetic baseline। जितने ज्यादा हम इन मसल्स को यूज करते हैं, तो जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है वो लूज होती जाती है उतनी क्विकली, ठीक है, और फिर हम जो है वो बेसिक लाइन पे आ जाते हैं। These changing from training result in lower respiratory exchange ratio। lower respiratory exchange ratio होता है कि amount of carbon dioxide produced divided by oxygen consumed, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेनिंग जो है चेंज होती जाती है, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो जो है वो लो होती जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली जो एक टाइम आता है जिसपे एग्जर्शन हो जाती है एथलीट की भी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड लैक्टेट लेवल लो हो जाता है, कैटेकोलामाइन लेवल भी लो हो जाते हैं, और जो मसल ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन आउटपुट भी लो हो जाती है। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन एनहांस द एबिलिटी ऑफ मसल टू ऑक्सीडाइज ऑल फ्लूइड्स स्पेशली फैट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हाई ड्यूरेशन वाले हमारे पास आती हैं स्पोर्ट्स, उसके लिए हमें जो है वो फैट्स पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इसको रीड करना, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये एरोबिक एनरोबिक आपने चीजें पढ़ी हुई है, दो चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में है। जैसे जैसे आप ड्यूरेशन इंक्रीज करते हो इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो ड्यूरेशन डिक्रीज करती है। और जो हमारा फ्यूल है वो डिपेंड कर रहा होता है इन्हीं चीजों के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है तो आप कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल यूज करते हो, अगर आपकी ड्यूरेशन ज्यादा है तो आप फैट एज अ फ्यूल यूज कर रहे होते हो, ठीक है। और किस तरह आप एनर्जी यूज करते हो, पहले आप एनारोबिकली एटीपी रिजर्व यूज करते हो, फिर जो आप सीपी से रीसिंथेसाइज करते हो वो यूज करते हो, फिर आप एनारोबिक लैक्टिक एसिड पे शिफ्ट करते हो, और फिर आप एरोबिक पे। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप एनारोबिक और एरोबिक साइमल्टेनियसली यूज करते हो, जैसे ही एनारोबिक खत्म होता है वो शिफ्ट कर जाता है एरोबिक पे, ठीक है। और फिर एरोबिक में भी कार्बोहाइड्रेट यूज होने के बाद, ग्लूकोज यूज होने के बाद आप फैट पे शिफ्ट करते हो, ठीक है। यही कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ये बेस है इस चीज की। समझ आ गई है? जी मैम। सारे प्रेजेंट है? सो तो नहीं रहा? यस मैम प्रेजेंट है। चलो ठीक है।